अब बताओ कि अब आगे का मैकेनिज्म मान लो SN1 हो रहा है, बताओ आगे का रिएक्शन का बताओ पाथ क्या रहेगा। HI करेंगे 2 डिग्री में तो SN1 या SN2, एनहाइड्रस HI, इसमें SN1 और SN2 में से सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी, तो सॉल्वेशन ऑफ कैटायन नहीं होगा तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 या SN2। इसमें पहले हमको मोर डिग्री देखना, हमको देखो SN1 इज फास्टर देन SN2, तो हमको पहले देखना है क्या ये SN1 कर सकता है क्या। इस वाले कार्बन पे बताओ कितने OH लगेंगे, हमको क्या चेक करना चाहिए पहले कि वो SN1 करेगा कि नहीं करेगा, ये चेक करना चाहिए ना वाटर में, है ना। तो बताओ क्या इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बन सकता है क्या। 14 को भी हम हेमी एसिटल या हेमी कीटल बोल सकते हैं क्या बताओ। इसमें इस कार्बन पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसको 15 को देख के बताओ क्या ये हेमी एसिटल है क्या, ये ईथर है। फिर आगे और ब्रेक करेंगे ना इसको, अगेन HOH लगाएंगे तो क्या होगा बताओ। पढ़ाई कम होगी फिर, समझ रहे हो भाई। और ज्यादा थकान लगे तो ORS वगैरह पी लिया करो, ORS आता है ना। नहीं तो ORS नहीं तो घर में है ना गुड़ भिगो के रखा करो, गुड़ आता है ना, गुड़ को भिगो के थोड़ा उसमें नींबू डाल के, और भिगोए हुए गुड़ में नींबू डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी चीनी डालनी है। चीनी की जरूरत नहीं, गुड़ तो है, नेचुरल ORS बनता है, समझे भाई। चलो कितने पेज होमवर्क दिए थे, ये 12th वाले बच्चों को वो सीट पूरी करनी है, अगली बार 1:30 से 2 डिस्कशन होगा उसका, 1:30 से 2, है ना। और जो गूगल वाले बच्चे हैं उनको डायरेक्ट 2 बजे आना है अगली बार। कितने बजे आना है, 2 बजे। और तुमको अलग से बुलाना भी है, मैं मंडे से बुलाऊंगा, थोड़ा मेंटली स्टेबल हो जाऊँ, पहले कुछ चल रहा है अभी, ठीक है। चलो अब आज का हेडिंग लगाओ। वैसे उसमें आज वाले होमवर्क में ज्यादा डाउट होने नहीं चाहिए, वैसे तो ज्यादा डाउट है कम डाउट है। वाले को आप पिछली क्लास में हमने ईथर की रिएक्शन किससे की थी, HI से की थी ना। आज हम इसकी रिएक्शन करेंगे H3O+। लिखो जरा, अरे लास्ट वन भाई। पहला स्टेप क्या लिखोगे बताओ। पहले तो एसिड बेस करेंगे ना, ईथर की सभी रिएक्शन में पहला स्टेप फिक्स है, पहला क्या होगा, एसिड बेस। इससे बताओ O पे कौन सा चार्ज आएगा, O पे आएगा पॉजिटिव। O पॉजिटिव मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा ना। अब बताओ कि अब आगे का मैकेनिज्म मान लो SN1 हो रहा है, तो बताओ आगे का रिएक्शन का बताओ पाथ क्या रहेगा। स्टेबल कैटायन बनाएंगे ना, तो हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, लेफ्ट वाला या राइट वाला। हम लेफ्ट वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और प्लस साथ में क्या बनेगा, मिथनॉल। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद अटैक I- करेगा या अटैक वाटर करेगा बताओ, वाटर। डाइल्यूट में वाटर का अटैक, O पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, इसका डीप्रोटोनेशन होके कैटलिस्ट रीजनरेट होके अल्कोहल बन जाएगा। अब बताओ कि अगर मैं मैकेनिज्म SN2 करता तो इसमें क्या चेंज आता। अगर SN2 करते तो हम यहां से वाटर का सीधा अटैक करते हैं ना, तो फिर हम राइट में अटैक करते हैं या हम लेफ्ट में अटैक करते हैं, राइट में अटैक करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम बनता है। बात समझे आप, प्रोडक्ट सेम क्यों बन रहा है, क्योंकि वाटर अटैक कर रहा है ना। तो अल्टीमेटली जब भी आप ईथर का हाइड्रोलिसिस करते हो ना, ये ईथर का अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया,
अल्टीमेटली होगा क्या, ऑक्सीजन पे H लगेगा और कार्बन पे OH लगेगा। इससे बनेगा क्या, इससे बनेंगे 2 मोल अल्कोहल के, ये बनेंगे ना इससे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर H3O प्लस है ना, तो मैकेनिज्म SN1 हो SN2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट सेम बनते हैं। फर्क कब पड़ेगा, जैसे मान लो मैंने इसको आइसोटोप कर दिया, अब बताओ ये O18 कहां है, ये O18 यहां है, अपन SN1 कर रहे हैं तो ये O18 यहां आएगा ना, ये 18 यहां आएगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और अगर अपन SN2 करते तो SN1 में तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम, SN2 में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ये O18 उस तरफ जाएगा ना। तो अगर ये SN2 होता तो ये O18 यहां होता, समझे आप। तो आइसोटोप लगाओगे तो फिर मैकेनिज्म पता होना चाहिए SN1 है SN2, और आइसोटोप नहीं है, सिंपल ईथर है, तो आप कैसे भी कट करो प्रोडक्ट सेम बनेगा उसका। तो आज हम डिसाइड करेंगे कि SN1 कब करना है SN2 कब करना है। तो पहले मैकेनिज्म लिखो ये। तो पिछली क्लास में मैंने HI से रिएक्शन करवाई थी, आज वाटर से करा रहे हैं, डाइल्यूट एसिड्स। SN1 और SN2 में कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है, SN1 फास्ट होती है, क्योंकि SN1 के RDS में एंट्रोपी बढ़ती है, SN1 के RDS में कैटायन का स्टेबलाइजेशन होता है, तो कैटायन स्टेबल बनता है तो हेमोंट से टाइंसन स्टेट भी स्टेबल बनती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है उसकी। क्या भाई इंटरनेशनल प्लेयर, समझे तुमको क्लास में ठीक लगता है, खेलने का मन करता होगा ना यार। अच्छा छोड़ ही दिया पूरा, तो एक बार मेडल जीत लिया बस, अब इंटरनेशनल मेडल है इसके पास 2-2। लिख लिया भाई सबने, बेटा दे। सिंघाने लिख लिया क्या, सब ठीक है एकदम। मैं सुना कल तुम मैच देख रहे थे परसों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था ना, तुम नहीं थे क्या, जीतने के बाद बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, मुझे सिंघाने जी चिल्ला रहे हैं। चलो क्या भाई लिख लिया सबने। अभी कोटा के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, जो कोटा के MP है ना ओम बिरला जी, वो वापस लोकसभा स्पीकर बन गए। तो मेरे घर से 500 मीटर आगे ही रहते हैं वो, तो है ना, आतिशबाजी हो रही थी जबरदस्त। तो मेरे को एकदम से याद आया, मैं यार वो मैच जीत के क्या होया, मुझे एकदम सिंघाना जी याद आए। मैं यार सिंघाना जी तो यहाँ होंगे नहीं, फिर पता चला वो लोकसभा स्पीकर बन गए। बहुत बड़ी पोस्ट होती है लोकसभा। उनके एक फ्रेंड रहते हैं मेरे घर के सामने, उनके पार्टनर रहते हैं, वो जब आते हैं ना तो पूरी गली में है ना, पूरी गली बंद हो जाती है। उनके साथ कम से कम 10-12 व्हीकल आते हैं, 2 तो एम्बुलेंस आती है ना। तो एक दिन मैंने देखा वो एम्बुलेंस वाला हमारे से पानी पे पूछा, मैं इतने सारे 3 डॉक्टर, पूरा वो इमरजेंसी, वो एक एम्बुलेंस बनी है, मतलब कुछ भी हो जाए इमरजेंसी सारा वेल इक्विप्ड, वो मतलब आदमी को हो कुछ नहीं मिले, लेकिन वो एम्बुलेंस साथ चलती है पूरी। फिर पुलिस वाले रहते हैं बहुत सारे, सिटी पुलिस रहती है, फिर उनके खुद के जो स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं वो कमांडो रहते हैं साथ में, गजब की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, लिख लिया भाई सबने, कोटा के लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा।
चलो अब आगे एक टेबल बनाओ। अच्छा एक बताओ, SN1 फास्ट है ना। अब मैं जो टेबल बना रहा हूं ना, उसमें आप एक चीज नोट लिखो कि अगर कभी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, किसी ईथर में ब्रेक करने पर रेजोनेंस या 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कौन सा मैकेनिज्म फेवर होना चाहिए? तो किसको फेवर करेगा बताओ? SN1। समझे भाई? और अगर कभी भी हमारे पास 1 डिग्री ईथर हो, दोनों तरफ 1 डिग्री ईथर हो, तो वो कौन सा मैकेनिज्म फेवर करेगा? SN2। तो हमें 3 डिग्री ईथर में कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा डिस्कशन ईथर का हो रहा है। लिखो, पहला लिखो, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कैटायन फेवर SN1। 1 डिग्री ईथर फेवर SN2, है ना। अपन एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। और जो 2 डिग्री ईथर होगा ना, वो क्या करेगा? HI में अलग रिएक्शन करेगा और डाइल्यूट एसिड में अलग करेगा। जैसे HI हमने ऐड किया, तो बताओ क्या होना चाहिए? HI में क्या होगा और डाइल्यूट एसिड में क्या होगा? बोलो भाई। तुमको दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, SN1 या SN2। अरे सिंगाना जी बताओ। चलो, HI करेंगे 2 डिग्री में, तो SN1 या SN2? SN2, वेरी गुड। और अगर अपन डाइल्यूट एसिड करेंगे तो वो कौन सा मैकेनिज्म फेवर करेगा? SN1। तुमको ये समझ में आ रहा है कि HI में SN2 कैसे फेवर होगा? ईथर का पहला स्टेप क्या होगा? पहले एसिड बेस। तो अगर आपने HI डाला, एसिड बेस हो गया, पीछे क्या बचा हमारे पास? I-। और अगर हमने डाइल्यूट एसिड डाला तो H+ ईथर से रिएक्ट कर गया, पीछे क्या बचा हमारे पास? बताओ, वाटर। तो बताओ I- कैसा न्यूक्लियोफाइल है? इट इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। तो अगर I- गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो वो कौन सा मैकेनिज्म फेवर करेगा बताओ? वो फेवर करेगा SN2। और जब आप डाइल्यूट एसिड डालोगे तो पीछे वाटर बनेगा। एक तो वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है और प्लस वाटर कैटायन को सॉल्वेट भी करता है। तो जैसे ही वाटर आ गया, ये कौन सा मैकेनिज्म फेवर करने लगेगा? SN1। भाई इनका रोल कब आएगा? जब 2 डिग्री होगा। अगर वो 1 डिग्री है तो वो SN1 नहीं कर सकता, अगर वो 3 डिग्री है तो वो SN2 नहीं कर सकता। समझे आप? तो ये तीनों पॉइंट लिखो आप। यानी 3 डिग्री एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज फेवर SN1, 1 डिग्री फेवर SN2, और 2 डिग्री ईथर में दोनों हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द रिएजेंट यूज्ड। लिख लिया? समझ गए? ये 3 चीज समझ गया ना? इसी पे अपना पूरा लेक्चर है। अच्छा, एक अगर कभी भी एनहाइड्रस HI हो, एनहाइड्रस HI, इसमें SN1 और SN2 में से सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी और दूसरा कोई रिएक्शन नहीं होगा। SN1 SN2 में से कौन सी रिएक्शन होगी बताओ? एनहाइड्रस मतलब सॉल्वेशन ऑफ कैटायन नहीं होगा ना। तो सॉल्वेशन ऑफ कैटायन नहीं होगा तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN1 या SN2? इसमें SN2 होगा। दो ही चीजें होगी एनहाइड्रस HI में, या तो SN2 होगा या नो रिएक्शन होगा। समझे आप? एनहाइड्रस लिखा हो। या अगर मान लो अपन रिएक्शन गैस फेज में करें, तो गैस फेज में भी SN1 SN2 में से क्या नहीं होगा? SN1 नहीं होगा ना। गैस फेज में उसकी एक्टिव एनर्जी 6 गुना बढ़ जाती है। तो गैस फेज एनहाइड्रस में SN1 नहीं होगा। जैसे राजस्थान और पौंडीचेरी को कंपेयर करें तो कहां SN1 बढ़िया होगा? SN1 कहां बढ़िया होगा? पानी ज्यादा होना चाहिए ना भाई। हाँ, तो पौंडीचेरी में होगा। समझ गए भाई? लिख लिया 4th पॉइंट? मान लिखो, एनहाइड्रस HI फेवर SN2 बिकॉज सॉल्वेशन ऑफ कैटायन इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज सॉल्वेशन ऑफ कैटायन इज नॉट पॉसिबल। अब
आप एक बनाओ ईथर, एक ओनली HI लिखा है मतलब कंसंट्रेट HI, और दूसरा है हमारे पास डाइल्यूट एसिड। अच्छा, हमको पता क्या चलेगा कि ये एनहाइड्रस HI है या ये कंसंट्रेटेड HI है? एनहाइड्रस HI में हमेशा लिखा होगा कि भाई ये एनहाइड्रस HI है, समझ गया आप? फ्री ऑफ वाटर लिखा रहेगा। ओनली HI लिखा है तो वाटर होगा नहीं, वाटर में तो डिसोसिएट हो जाता है ना वो। अब तुम मुझे ये बताओ, ये जो ईथर मैंने बनाया है ना, लास्ट वाले को छोड़ दो, तुम तो पहले दोनों की बात करो। इनमें SN1 होगा या बताओ इसमें SN2 होगा? ये जो A वाला ईथर है, इसमें पहले हमको मोर डिग्री देखना। हमको देखो SN1 इज फास्टर देन SN2, तो हमको पहले देखना है क्या ये SN1 कर सकता है, क्या कर सकता है ना? इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री। तो अगर हमने HI डाला तो भी SN1 और डाइल्यूट एसिड डाला तो भी SN1। ये समझे आप? ठीक है। ऐसे ही B वाला बताओ, क्या इसमें कोई 3 डिग्री कार्बन है क्या? नहीं है। क्या इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बन सकता है? बन सकता है ना। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN1 SN1। वैसे ऊपर वाले में बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला करेंगे ना, अपन स्टेबल कैटायन बनाएंगे। नीचे वाले में SN1 में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे? लेफ्ट वाला, रेजोनेंस स्टेबलाइज बनाएंगे, है ना। अब C को छोड़ देते हैं, D पे आते हैं। D है हमारा 1 डिग्री ईथर। अब बताओ इसमें क्या होगा? दोनों में SN2 होगा ना। इसमें हो जाएगा हमारा SN2 और इसमें भी क्या होगा? SN2। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ C को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये हमने लिया 3 डिग्री ईथर, ये हमने लिया 1 डिग्री ईथर, और अब जो ईथर लेंगे वो कितना डिग्री होगा बताओ? 2 डिग्री। अब बताओ HI में क्या होगा? HI में H प्लस लगेगा, I माइनस बचेगा। I माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल SN2, और वो डाइल्यूट एसिड में वाटर बचेगा। वाटर किसको फेवर करेगा? SN1। ये लास्ट वाला कॉलम क्यों छोड़ दिया मैंने? इन सब में एक ही मैकेनिज्म होना है, SN2 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 SN2। एनहाइड्रस का केस ही अलग है, वो सब में SN2 जहां कर सकता है SN2 कर देगा। इसको बढ़िया से लिखो आप, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ गए? 2 डिग्री में डिपेंड अपॉन द रिएजेंट यूज। भव्य के पीछे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। 50 रुपए जुर्माना है 20 क्लास में बात करने पर। और क्लास के बाद बात नहीं की तो भी 50 रुपए जुर्माना है। क्लास खत्म होते ही बातें करनी है। क्या भाई लिख लिया सबने? तो SN1 कब होता है ईथर में? जब 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन। और अगर 1 डिग्री ईथर होगा तो SN2, और 2 डिग्री ईथर होगा तो HI में अपना SN2 और डाइल्यूट एसिड में अपना SN1। और एनहाइड्रस HI में 2 ही केस होंगे। क्या होगा? या तो नो रिएक्शन या SN2। चारों लिख लिए? ई वाले में बताओ। ई में अगर ये बाइफिनाइल ईथर में क्या होता है तीनों में बताओ? नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, ये होगा ना।
एफ वाले में बताओ, एफ में क्या होगा बताओ? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। भाई SN1 SN2 तो हो नहीं सकता ना दोनों तरफ, और एनहाइड्रस में SN2 हो नहीं पाएगा। जी वाले में बताओ, पहले HI की बात करो। यहां पे HI में SN1 हो जाएगा, 3 डिग्री कटन बनेगा ना यहाँ पे, तो ये मैकेनिज्म हुआ SN1। डाइल्यूट एसिड में, उसमें भी SN1, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है। और एनहाइड्रस HI में, इसमें नो रिएक्शन, क्योंकि वो तो SN2 करता है बस, है ना। लिख लिया सब लोगों ने? नेक्स्ट लिखो, इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने पास, है। देखो क्वेश्चन तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, इसको सॉल्व करना रिलेटिवली इजी है। जैसे मैंने बोला कि ये ईथर है, इसका हाइड्रोलिसिस करो, एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे H और कार्बन पे OH। तो बताओ क्या बनाएंगे, ये अल्कोहल और प्लस ये बन गया अल्कोहल, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर मैं आपको एक कार्बन पे 2 ईथर दे दूं और आपको बोलूं कि इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बताओ, तो बताओ इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा। भाई आप जब भी ईथर का हाइड्रोलिसिस करोगे, आप क्या करोगे, इसको कट करके कार्बन पे OH, ऑक्सीजन पे H, ऐसे यहां पे भी कट करके कार्बन पे OH, ऑक्सीजन पे H। तो बताओ इससे क्या क्या बना, ट्वाइस ऑफ इथेनॉल प्लस, प्लस क्या बनेगा, इस वाले कार्बन पे बताओ कितने OH लगेंगे, 2 OH लगेंगे ना। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ, वाटर निकाल के बताओ हम क्या बना देंगे, कीटोन। ये कीटोन बन जाएगा, समझे आप। तो आपको जब भी प्रोडक्ट बनाने हो तो जितने ईथर है ना उतने वाटर अटैच करो उसमें, नेट रिएक्शन में ये होगा। ऐसे ही थर्ड वाला देखो, साइक्लिक एसिटल है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट। कितने ईथर हैं, क्या बनेगा बताओ। हाँ देखो, पहले अपन यहां ये वाला बॉन्ड कट करेंगे ना, ऑक्सीजन पे H, कार्बन पे OH, ऑक्सीजन पे H और कार्बन पे OH। तो ये वाला तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस तरफ क्या बन गया, इस तरफ एक तो ये बन गया ग्लाइकॉल, प्लस दूसरा बताओ क्या बनेगा, इस कार्बन पे 2 OH लगेंगे ना, ये दोनों OH लगेंगे, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकाल के ये क्या बनेगा, कीटोन। बना उसको एक बार, फिर इसका मैकेनिज्म बताते हैं एक बार, फिर प्रैक्टिस करते हैं। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ईथर का सिंपल हाइड्रोलिसिस करना एकदम इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। ऑक्सीजन पे H, कार्बन पे OH, जितने ईथर है उतने वाटर लगा दो। नेट रिएक्शन में यही होता ना, ऑक्सीजन पे H लगता रहता है, वाटर का अटैक होकर OH लगेगा कार्बन पे। ऐसे सिंपल 1 डिग्री ईथर होता और मैं हाइड्रोलिसिस करने को बोलता, तो आप बनाते ट्वाइस ऑफ इथेनॉल।
लिख लिया सब लोगों ने? नोट किया सबने? आप तो लिख ही लिया होगा। अब एक बार इसका मैकेनिज्म लिखो, वहां लिखो एक्सप्लेन बाय मैकेनिज्म आपको मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करना है कि वाई एसिटल और कीटल is highly reactive toward hydrolysis. Acetal or ketal is highly reactive toward hydrolysis. देखो एसिटल या कीटल हम किसको बोलते हैं? एक कार्बन पे दो ईथर होते हैं ना, इसको बोलते हैं एसिटल और कीटल, है ना। इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत हाई होता है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो तो हमको समझ में आता है, कट करके OH OH लगाएंगे तो ये बनेगा कीटोन और ये बनेगा इथेनॉल। आपको मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करना है कि इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत हाई क्यों है। एक कार्बन पे दो ईथर हो तो उसको बोलेंगे एसिटल और कीटल। इसका मैकेनिज्म लिखेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा बताओ? इन सब का पहला स्टेप तो फिक्स है ना, एसिड बेस। तो पहला स्टेप हुआ एसिड बेस, O पे कौन सा चार्ज आया बताओ? प्लस। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमको क्या चेक करना चाहिए पहले कि वो SN1 करेगा कि नहीं करेगा, ये चेक करना चाहिए ना वाटर में, है ना। तो बताओ क्या इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बन सकता है? बनेगा ना। अगर हम ये इथेनॉल यहां से निकाल दें तो ये बनेगा हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। ऑक्सीजन के पास कैटायन, वेरी स्टेबल कैटायन, तो पहले इथेनॉल निकल के स्टेबल कैटायन बन गया, है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया इसका रेट ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये स्टेबल कैटायन बना रहा है, ये RDS है इसका। अब बताओ आगे का मैकेनिज्म कैसे होगा? जब ये कैटायन बना तो इसके सराउंडिंग में कौन है हमारे? वाटर, तो फिर होगा वाटर का अटैक। O पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? भाई ईथर है और डाइल्यूट एसिड है, तो ईथर इज अनस्टेबल इन डाइल्यूट एसिड। जब तक ये एसिड है और ईथर बेस है वो तो रिएक्ट करते रहेंगे, है ना। तो आगे क्या होगा? ये ईथर का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये H+ ले लेगा, रिएक्शन होती रहेगी जब तक वहां ईथर रहेगा। O पे आ गया प्लस चार्ज। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको लगता है मैकेनिज्म खत्म हो गया? अब ये इथेनॉल एक लिविंग ग्रुप बन गया और ये OH हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये C डबल बॉन्ड O बनेगा
और इथेनॉल निकल जाएगा, ये बन जाएंगे। एक स्टेप और होगा, C डबल बॉन्ड O बना, इथेनॉल निकला तो O पे प्लस आया ना, फिर ये H प्लस लास्ट स्टेप में रीजनरेट हो गया। एक स्टेप एक्स्ट्रा और होगा, इसको लिखो पूरे मैकेनिज्म को। तो जब भी एक कार्बन पे 2 ईथर हो, उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत हाई होगा। कैफीन का देखो क्या इफेक्ट है। मेरी हार्ट रेट अभी 85-90 चल रही थी, अब मैंने कॉफी पी ना, तो अभी हार्ट रेट हो गई मेरी 50-55। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉफी पीनी चाहिए, वैसे कॉफी की स्टडी तो ये कहती है 1-2 कॉफी पीना अच्छा रहता है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, एसिडिक नेचर है, कम मात्रा में पीनी चाहिए। वापस बढ़ रही है यार, लगता है कॉफी का असर कम हो रहा है अब। क्या भाई लिख लिया सबने? सिंगाने जी के जो बाजू में बैठा है, परेशान क्यों कर रहे हो उसको? 50 रुपए सिंगाने जी जमा करा रहा हूं, तुम आज डिस्टर्ब कर रहे हो सिंगाने जी। क्या भाई लिख लिया सबने? अब लिखो, आप आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। वैसे ये कितने स्टेप का मैकेनिज्म है? अच्छा, कितने इंटरमीडिएट बने बताओ? ये इंटरमीडिएट 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 के बाद एक 5 भी तो बनेगा। मैंने बोला था, मैं डायरेक्ट लिख दिया है। एक और इंटरमीडिएट बनेगा, कौन सा? ये वाला O प्लस H, फिर इससे H प्लस निकलेगा ना लास्ट में, तो ये इंटरमीडिएट नंबर है 5। तो कितने स्टेप हुए? 6 स्टेप की रिएक्शन है ये। लिख लिया सबने? अब आगे बढ़े। अब आप प्रोडक्ट बनाओ। देखो, आप आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, इसके नीचे लिख लिया 6 स्टेप रिएक्शन। 6 स्टेप लिख लो और अब इनके प्रोडक्ट बनाओ।
कितने एग्जाम्पल हो गए अपने? इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बनाओ पहले। अरे यार तुम एकदम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हो। अपना रूल बनाया 50 रुपए का और बातें कर रहे हो। अपने देश में कानून तोड़ने का फैशन है एकदम। अरे इतने सारी बातें कर रहे हो, कितने सारे पैसे इकट्ठे करूंगा मैं। बनाओ इनके प्रोडक्ट फटाफट। हर एक के लिए तुम्हें 30 से 40 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है अपने को। पृथ्वीराज तुम्हारे बाजू वाला 3-4 बार बात कर चुका है, 3-4 बार कानून तोड़ चुका है। 200 रुपए हो गए इसके, तुम ले लेना, फिर मुझे पास जमा करा देना। 10% तुम रख लेना प्रोसेसिंग फीस, 180 दे देना मुझे। हाँ यार 9-10 सेम हो रहा है ना, इसको ऐसे रिंग बनाना, 5 मेंबर रिंग करवा वालों हो जाएगा ये। ये भव्य के जो डायगनली बैठे हैं, मैं इनको अप्रैल से देख रहा हूँ, बात ही कर रहे हैं।
एक बार गूगल वाले जो बच्चे हैं थोड़ा उसको अकेले में मिला के बुला के समझाना थोड़ा। कहां तक पहुंच गए? नाइन तक तो हो गया ना? फिफ्थ वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मिथेनॉल, और सिक्स्थ वाले में फिनॉल एंड मिथेनॉल, सेवंथ वाले में साइक्लोपेंटेनॉल एंड इथेनॉल, एट्थ वाले में कीटोन और साथ में 2 मोल मिथेनॉल के, नाइन्थ वाले में भी ये वाला कार्बन तो कीटोन बनेगा ना, कीटोन एंड ग्लाइकॉल, टेंथ वाला बताओ। टेंथ में भी ये दो, जहां पे एक कार्बन पे 2 ईथर है उस कार्बन का तो कीटोन बनेगा और प्लस बनेगा ग्लाइकॉल, है ना। 11th में बताओ, ये कट करके HOH, फिर यहां से भी तो कट करेंगे, इस कार्बन पे 2 OH लग जाएंगे तो क्या बनेगा बताओ? एल्डिहाइड, और ये बनेगा अल्कोहल, और प्लस कौन निकल गया यहां से? इथेनॉल। ठीक है, 12 के बारे में बोलो। दोनों तरफ ईथर है ना, जिस कार्बन पे दोनों तरफ ईथर है वो कार्बन तो C डबल बॉन्ड O बना लेता है, 2 बार OH लगेगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। ऐसे ही इस कार्बन का भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, इसका भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, यहां से भी कट करोगे 2 बार, अल्टीमेटली क्या बन गया? 3 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये बना ना, वो सभी कार्बन एसिटल हो रहे हैं, इस कार्बन पे भी 2 ईथर, इस पे भी 2 ईथर, इस पे भी 2 ईथर, तो आप कट करोगे यहां 2 बार OH लगेगा तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। देखो जरा, पहले ये वाला इस कार्बन पे ये कट किया तो एक OH लग गया, फिर इस कार्बन को फिर से कट किया तो एक और OH लग गया, इस पे एक H भी तो है, तो वाटर निकालोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। और इन सब एग्जांपल में H की जगह कार्बन था तो ये क्या बना लेगा? कीटोन। आया 12th का? थर्टीन लिखो। और एक कार्बन पे अल्कोहल और ईथर हो ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? हेमी एसिटल और हेमी कीटल। तो आपको एसिटल और हेमी एसिटल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, एसिटल में तो एक कार्बन पे 2 ईथर होते हैं, हेमी एसिटल में ईथर और अल्कोहल होते हैं ना। लिखो इसको, हेमी एसिटल मींस एक ही कार्बन पे अल्कोहल एंड ईथर,
प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड अल्कोहल ऑन सेम कार्बन इज हेमीएसिटल और हेमीकीटल। 14 को देख के बताओ, हेमीएसिटल है या ओनली एसिटल है? क्या 14 को भी हम हेमीएसिटल या हेमीकीटल बोल सकते हैं क्या, बताओ? इसमें इस कार्बन पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? ईथर। ये कौन सा लगा है? अल्कोहल। ये भी हेमीएसिटल है, समझे आप? वो साइक्लिक है, वो ओपन चेन है। बनाओ 13 14, एक ही कार्बन पे ईथर और अल्कोहल, उसको बोलेंगे हेमीएसिटल। इसको 15 को देख के बताओ, क्या ये हेमीएसिटल है क्या? ये हेमीएसिटल नहीं है। इसको अपन क्या बोलेंगे? एसिटल और कीटल। एक्चुअल में क्या होता है, एल्डिहाइड से बनता है ना तो उसको एसिटल बोलते हैं, कीटोन से आता है तो उसको कीटल बोलते हैं। ऐसा आपके एनसीईआरटी वगैरह में लिखा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड सोर्स है उनके अकॉर्डिंग तो दोनों सेम है। वो एसिटल और कीटल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, है ना? ये बाकी लोग कैसे बोलते हैं कि यहाँ मान लो यहाँ पे कार्बन कार्बन लगे यानी कीटोन से आ रहा है तो बोलेंगे हेमीकीटल। यहाँ पे H और R लगे यानी एल्डिहाइड से आ रहा है तो बोलते हैं इसको हेमीएसिटल। समझे आप? अपने लिए दोनों टर्म एक ही है। ओके, पिछली बार 250 हो गए, आगे वाले से 50 लेने हैं, उसके 5 हो गए, 300 रुपये हो गए। फीस में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, मतलब प्राइवेट में तो क्या मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट में जो जैसे कॉलेज वगैरह में जाओगे तो मेडल वालों को डिस्काउंट मिलता है। ऐसा पता नहीं, वो मैंने कहा था ना, पता किया करो। अभी अभी 4-5 साल से बहुत गवर्नमेंट पॉजिटिव है, डायरेक्ट ऑफिसर बनाती है, स्टेट ऑफिसर डायरेक्ट डीएसपी वगैरह बना देते हैं। तुम तुम्हारे होम कैडर में पता लगाओ तुम्हारा स्पोर्ट्स का जो है वो काउंट करते हैं कि नहीं करते, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में पता लगाओ, है ना? और पढ़ते रहो साथ साथ। एक दिन गवर्नमेंट आएगी, ऐसे कहेंगे आओ ऑफिसर बनो,
बनाते हैं स्टेट गवर्नमेंट। रेलवे में देखा नहीं कितने लोग लगे हुए हैं, रेलवे में बहुत सारे। और प्लस वो ऑफिसर बना के आपको काम भी ऑफिसर का नहीं करना है। आप स्पोर्ट्स खेलो, जैसे ना आर्मी टेक ओवर करती है, पुलिस टेक ओवर करती है, रेलवे टेक ओवर करता है, आप रेलवे की तरफ से खेलो, आप ओएनजीसी की तरफ से खेलो, ऐसा होता है। हुआ है ना? हाँ, तो तुम्हारा इंटरनेशनल मेडल है यार। हाँ, सीआरपीएफ वाले भी लेते हैं, तो वो घर बैठ के आपको सैलरी देंगे, आप खेलो आराम से बस देश के लिए, फैसिलिटी, सैलरी, सब कुछ। तुम तो बीटेक वीटेक करके बोलना है आईएएस वगैरह बना दो, डायरेक्ट बना देंगे तुमको। आईएएस नहीं तो क्या सेकंड वाला ही बना दो यार, कोई बात नहीं। इंटरनेशनल मेडल है उसके पास, वो भी 2। कहां तक पहुंचे भाई? 13 वाले में कोई दिक्कत नहीं, इसको कट करके आपने OH लगा दिया होगा, तो ये बन गया हमारा कीटोन एंड इथेनॉल। 14 में क्या किया बताओ? यहां से कट करके H और OH लगाए होंगे ना आपने, तो ये बनेगा एल्डिहाइड, ये बनेगा एल्कोहल। 15 में बताओ, 15 में ये कट किया तो यहां लगा OH, यहां लगा H, तो क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है जो मैंने अभी बनाया कि एक रिंग मेंटेन कर दें और दूसरे रिंग में OH? ये फाइनल नहीं है ना, क्योंकि ये तो हेमी एसिटल बन गया, या ईथर है, फिर आगे और ब्रेक करेंगे ना इसको, तो अगेन HOH लगाएंगे, तो क्या होगा बताओ? बीच वाले कार्बन का एल्डिहाइड, राइट में OH और लेफ्ट में OH। देखो जरा, ये बनाया, ये है ना, ईथर बेस है, सॉल्यूशन डाइल्यूट एसिड है, बस रिएक्शन करते जाओ जब तक रिएक्ट करेगा। सिक्सटीन वाला बताओ, दोनों के प्रोडक्ट सेम आएंगे या दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट आएंगे? दोनों के डिफरेंट आएंगे ना। क्या आएंगे बताओ? हाँ, पहले वाले में मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN1। तो SN1 में हम ये राइट वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना, तो यहां कैटायन बन के I- का अटैक होगा, तो SN1 होगा तो स्टेबल कैटायन में 3 डिग्री हैलाइड प्लस मिथनॉल बनाएंगे O18 वाला, 18 अपना मिथनॉल में चला गया, ये बनाया आपने। और नीचे वाले में मैकेनिज्म कौन सा होगा बताओ? ये होगा SN2। तो पहले प्रोटोनेट करोगे और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? फिर I- का अटैक। I- का अटैक किस तरफ करेंगे, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में करेंगे ना, SN2 में लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, तो वो बॉन्ड ब्रेक करेंगे जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा बताओ? CH3I प्लस 3 डिग्री अल्कोहल। ईथर में हमेशा 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो उसका ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अब लेफ्ट राइट में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। SN1 हो रहा है तो प्रोटोनेट करने के बाद यहां कैटायन बनाएंगे। SN2 हो रहा है, पहले H+ लगा, फिर बैक साइड अटैक करेंगे। समझे आप? लिख लिया सब लोगों ने? लास्ट एग्जांपल लिखो ईथर का। इस लास्ट एग्जांपल के बाद हमारा ईथर खत्म हो गया। हमारे सिलेबस में प्रिपरेशन ऑफ ईथर कैसे है? बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और दूसरा हमारे सिलेबस में रिएक्शन ऑफ ईथर विद HIN डाइल्यूट एसिड। तो हमारा ईथर टॉपिक खत्म हो गया, जो आपका NCERT का सेकंड चैप्टर है। ये बताओ 3 मेंबर रिंग स्टेबल होता है या बताओ 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल होता है ना। तो 3 मेंबर रिंग इज
अनस्टेबल इन ऑल मीडियम। अगर आपने डाइल्यूट एसिड डाल दिया तो इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा, O18 यहां आएगा। अगर आपने डाइल्यूट बेस डाल दिया इसमें O18 यहां आएगा। यानी एक रिएक्शन हो रही है 3 मेंबर इपोऑक्साइड की एसिडिक मीडियम में और एक हो रही है बेसिक मीडियम में। पहले इसको लिखो एक बार। पृथ्वीराज तुम्हारे राइट वाले से 50 लेने हैं। तुम चारों ओर से घिरे हुए हैं एकदम। एक बात बताओ, जब एसिडिक मीडियम होगा ना तो मैकेनिज्म कैसा होगा? पहले होगा प्रोटोनेशन। तो जब मीडियम एसिडिक होगा तो पहले प्रोटोनेशन होगा। तो बताओ O पे कौन सा चार्ज आएगा प्रोटोनेशन से? प्लस, है ना। अब जब O पे प्लस आएगा ना तो वो अपना पॉजिटिव कार्बन पे शिफ्ट करेगा, है ना। तो मतलब या ऐसे समझो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो बढ़ गई तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से ब्रेक होना क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि यहां कितने डिग्री का कैटायन बनने लगेगा? 2 डिग्री। और अगर हम इधर राइट से ब्रेक करेंगे कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो हमारा कौन सा कैटायन स्टेबल है? 2 डिग्री। तो जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो वाटर का अटैक होगा ना वो कहां होगा? स्टेबल कार्बो कैटायन, समवॉट SN1 बोल सकते हो आप, है ना, पार्शियल SN1 टाइप। कि यहां से O18 का बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां कैटायन बना तो वाटर का अटैक हुआ, SN1 टाइप मैकेनिज्म होगा, है ना। तो अब आप जब भी रिंग में चार्ज होगा ना तो हम कहां से अटैक करेंगे? स्टेबल कार्बो कैटायन। इसको परफेक्ट समझना है ना तो हेमोंड से समझना आएगा। ये स्टेप जो होता है ना, अभी रिंग में चार्ज है, ये स्टेप एक्सोथर्मिक है ना। तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट में भी यहाँ डेल्टा प्लस आएगा तो एक 2 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक 1 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो कौन सी स्टेबल बनेगी? हमारी 2 डिग्री। तो जब भी रिंग में चार्ज हो आपको अटैक कहां करना है? हमेशा स्टेबल कार्बो कैटायन, स्टेबल कैटायन पे अटैक करना है। ये समझ में आ रहा है? अब जब मीडियम बेसिक होगा तो बेसिक में एसिड बेस तो होगा नहीं, तो बताओ बेसिक में मैकेनिज्म कैसे होगा? भाई ये रिंग तो ब्रेक होगा क्योंकि 3 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल। तो बेसिक में क्या होगा? सीधा डायरेक्ट बैक साइड अटैक, जैसे OH- सीधा इस पे अटैक करेगा। यानी ये कौन सा मैकेनिज्म कर रहा है? SN2 कर रहा है। तो OH- के पास यहां अटैक कर सकता है, यहां अटैक कर सकता है, क्योंकि हमको 3 मेंबर का बॉन्ड ब्रेक करना है। अब रिंग में कोई चार्ज नहीं है ना। तो अब बताओ अब हम कहां अटैक करेंगे? अब हम करेंगे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो यहां पे कोई चार्ज नहीं है, तो रिंग में जब कोई चार्ज नहीं हो तो हमेशा अटैक कहां करना है हमको? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, जस्ट लाइक ए SN2 मैकेनिज्म। और रिंग में जब चार्ज हो तो कैटायंस बनने लगेंगे तो अटैक कहां होगा? स्टेबल कैटायन। अब तुमको समझ में आ गया ऊपर वाले में O18 उधर कैसे गया? कि यहां प्रोटोनेट हो गए, यहां अटैक करेंगे ना एसिडिक मीडियम में, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी O18 राइट में जाएगा, यानी ये बनेगा। बेसिक में क्या होगा? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, यानी इसका अटैक इस पे होगा, ये वाला राइट वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां रहेगा O18, यहां आएगा O18। समझे आप? इसको लिखो अच्छे से। ये 3 मेंबर ईथर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
जो अपन यूज भी बीच बीच में करते रहेंगे। आपको बस ध्यान रखना है रिंग में चार्ज हो, अटैक ऑन स्टेबल कैटायन, चार्ज नहीं हो, अटैक ऑन लेस स्टरिकली हिंडर्ड। कैसे हो तक्षु? दिखाई नहीं दिए थे पिछली क्लास में? ठीक है, पिछली क्लास में आए थे क्या? तबीयत सही है? घर में सब सही? तबीयत सही और घर में सब सही मतलब 90% दुनिया सही, 10% तुम कर ही लोगे। जब तबीयत गड़बड़ हो खुद की या परिवार में कुछ गड़बड़ हो, फिर लगता है यार सब बेकार है। तो 90% अपनी जिंदगी अच्छी है, हमेशा ऐसे सोचना है। मेरे पता छोटा था, पता क्या सपने देखता था, पता है कि मेरे को खजाना मिल गया। वो क्या, मैंने सीरियल देख लिए थे, विक्रम वेताल देखा है तुमने? वो हमारे समय दूरदर्शन था, बचपन में वही आता था। वो भी क्या टीवी, मतलब मेरे घर पे टीवी 4th क्लास में था तब आई थी। उसके पहले पूरे मोहल्ले में एक ही टीवी थी। जैसे तुम इतने सारे बच्चे बैठे हो ना, तो हमने रामायण ऐसे देखी है कि भाई ये इतनी सी टीवी है, बस ये तो छोटी होगी, थोड़ा सा और बड़ा करो इतना। और देखने वाले बहुत सारे लोग पूरे मोहल्ले इकट्ठे होकर देखते थे, क्योंकि सोर्स था ही नहीं दूसरा। और वो एंटेना से आती थी टीवी, वो बीच बीच में ना उसमें लाइन आने लगती, तो एक बंदे को ऊपर बैठाना पड़ता था कि भाई जैसे यहाँ पे लाइन आए वो एंटेना को हिलाता था। कैसे? टूवर्ड टावर, है ना, जैसे टावर की तरफ हिलाता, और फिर जैसे ही वो साफ साफ दिखने लगता ना, हम चिल्लाते हाँ भाई आ रहा है साफ। ऐसे बारी बारी से ड्यूटी लगती थी। और जिसके घर टीवी लगी थी ना, वो बैटिंग भी सबसे पहले करता था, है ना, फील्डिंग में भी बोलता था आगे खड़ा होऊंगा। कुछ कराते थे उसको थोड़ी दिन। जैसे ही हमारे घर में टीवी लगी ना, हमने हिसाब किताब बराबर कर दिया उससे, बाहर बैठाते थे उसको कि आज तू नहीं खेलेगा। तो जैसा आदमी कर्म करता है वो तो भुगतने तो पड़ेंगे ना भाई। तो हमने बहुत टॉर्चर किया बाद में उसको। जैसे रनआउट, उसको रनआउट कराते थे, क्या दादा दादा रनआउट, वो सब मिले हुए होते थे, सिर्फ वही नहीं होता था। फिर 2-4 बार उससे फाइनेंशियली 2-4 पार्टी वार्टी करवाई उससे अच्छे से, फिर उसको माफ किया। तो जब आप कभी पावर में हो ना, उसका मिसयूज मत करना, क्योंकि आपके हाथ पावर आज है कल नहीं है। समझे तक्षु? कहां तक पहुंचे भाई? इसके नीचे लिखा आपने, उसमें नीचे लिखो इन बेसिक मीडियम अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। देखो इन बेसिक मीडियम अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। In basic medium attack of nucleophile on less sterically hindered carbon. Or in acidic medium attack of nucleophile on stable carbocation. दो छोटी छोटी कहानियां हैं, 2-2 मिनट वाली, स्पीड में सुना दूं तुमको। मतलब कहानी क्या, जो सैटरडे पिछले अभी 2-3 दिन में 2 बच्चे आए थे। एक बच्चा आया था अभी 3-4 दिन पहले अपने यहाँ, अभी वो 3rd ईयर में, वो पढ़ता है ICT मुंबई, जो यूडीसिटी करके, अगर तुम महाराष्ट्र के हो तो तुमको पता होगा, बहुत फेमस कॉलेज है। मुकेश अंबानी वहीं से पढ़ा है ना, और भी लोग पढ़े हैं अच्छे अच्छे मेरे जैसे भी, ठीक है। तो वो उस कॉलेज में पढ़ता है ना। ऐसे ही घूमने आ गया, उसको कजिन अभी 11th में पढ़ रहा है, तो वो उसके साथ आ गया। तो वो कह रहा था कि सर मेरी पढ़ाई है ना बहुत स्मूथ और बढ़िया चल रही है और मेरे को बहुत मजा आ रहा है। वो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है केमिकल इंजीनियरिंग, और मैं अब PhD करूंगा इसमें, और है ना खुद का बिजनेस बनाऊंगा, पहले मैं रिसर्च करूंगा केमिकल्स में पूरी। तो वो उसका प्लान बता रहा था। तो उसका IIT में मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो कह रहा था कि 2 साल तो मैं पढ़ा ना सर, तो मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन सब्जेक्ट है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन सब्जेक्ट है,
उसमें फिजिक्स लगती है, मैथ्स लगती है ना, फिजिकल केमिस्ट्री लगती है। तो उसका कहने का मतलब था कि यहाँ जो मेहनत की ना, उसका फायदा उसको पूरे बीटेक के कैरियर में हो रहा है ना? उसको वो कह रहा है बाकी बच्चे हैं ना, जैसे वहाँ वो महाराष्ट्र का कॉलेज है तो डायरेक्ट एडमिशन उनका कोटा भी है, महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे लोकल भी आ रहे हैं। तो वो कह रहा था कि मतलब सर है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरी IQ जरा फास्ट है, उनको छोटी छोटी चीज समझने में टाइम लगता है कई बच्चों को, है ना, और मेरे को जल्दी समझ में आ जाता है। उसका कारण है कि भाई उन्होंने अलग तरीके से तैयारी की, तुमने अलग तरीके से तैयारी की, ठीक है तुम्हारा जो भी रहा, लेकिन तुम पढ़ाई करते हो ना तो सिर्फ उसके लिए नहीं करनी कि वो रिजल्ट में मिलेगा मेरे को, अगर भगवान ना करे ऊपर नीचे होता है, उसका फायदा तो 100% मिलता है ना। तो उसने बहुत अच्छे से बात की। तो पहला मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुमको कि तुम जब अच्छे से मेहनत करोगे ना, इसके फायदे कई बार मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-3 साल मेहनत करके बुक लिखी 2008 में, 5 to 8, है ना। मेहनत तो मैंने 3 साल की थी, लेकिन मेरे को रिटर्न कितने साल मिल रहा है? कितने साल हो गए? 16 साल हो गए, है ना। अब मैं थोड़ी थोड़ी मेहनत करता हूँ, उसमें 5-5, 10-10% बस, है ना। हर साल इतना पैसा मिलता है कि मेरा घर का खर्चा आराम से चल जाए, है ना। मतलब मेरा क्या, मेरे भाई का भी चल जाए, मेरे पिताजी का भी चल जाए, सबका चल जाए। तो ऐसा थोड़ी कि मैं मेहनत करके मतलब वो, और प्लस एक वो रिकग्नाइजेशन मिलता है, वो इम्पोर्टेंट है। और जो नॉलेज मैंने शेयर किया, है ना, वो दुनिया ने अप्रिशिएट किया, वो इम्पोर्टेंट है। जबकि मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि यार इतनी सारी किताबें आती है, इसकी जगह एक किताब आनी चाहिए। मेरे मन में वो, मेरे दिमाग में थोड़ी था कि यार मैं बुक लिखूंगा और मेरे को 50 लोग जानेंगे, मेरे को पैसा मिलेगा, वो सब मेरे दिमाग में था ही नहीं। मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि यार इतनी सारी फॉरेन ऑथर्स की बुक आती है, इसकी जगह एक इंडियन बुक आनी चाहिए। उस एम से मैंने लिखा था। तो तुम्हारा जो एम होगा ना, वो भी क्लियर होना चाहिए। इंटेंशन खराब है ना, नियत खराब है तो नियत ही सही नहीं होगी, ये तो गारंटी है। ये बात समझे आप। अब दूसरे बच्चे की कहानी सुनो। एक बच्चा आया अपने यहीं पे, ताली ताली बजा दी, अपने यहीं पे स्टाफ में ही है, उनका अकाउंट्स में उनका बच्चा पढ़ता है। वो अभी वो ना सिलेक्शन हुआ ना, तो वो मिठाई, सबको मिठाई खिला रहे थे। तो ऐसे ही मिठाई खिलाते खिलाते वो खुद ही बोले, उसके तो अपने अकाउंट्स में उसके फादर बोले कि सर ये कह रहा है यार मेरे से गलती होगी। मैंने कहा क्या गलती होगी? कि मैं यार मतलब IIT उसने क्रैक कर ली, उसकी रैंक 10-12 हज़ार कुछ ऐसी कुछ आई है। उसने कहा मैं बहुत अच्छी रैंक ला सकता था, अच्छी मतलब उसका कहना था मैं 2-3 हज़ार तक तो पहुंच जाता आराम से। उस बच्चे ने क्या किया कि 11th तक तो वो ठीक चला, 12th में थोड़े टॉपिक जब टफ आने लगे, अपने यहाँ तो पढ़ाई होती है और कुछ होता नहीं है ना। तो जब टफ आए टॉपिक तो उसको लगा मेरे से नहीं हो रहा है ना। तो वो थोड़ा RT भी कोई अच्छा नहीं गया, तो घर जाके रोने लगता है ऐसे कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है। तो उसके फादर काफी डिसेंट आदमी है, तो वो आके हम लोगों से पूछते हैं कि यार ये तो रो रहा है, ये कह रहा है ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो हमने उसको समझाया ऐसा है, तो रोज क्लास आ और जितना हो उतना कर ले बस, और कुछ भी नहीं करना है तेरे को। 100% तो किसी को नहीं आएगा, हमको भी नहीं आता आजकल, है ना। IIT के पेपर हमसे भी सॉल्व करने में पसीने आते हैं, टाइम लगता है हमको भी, है ना। तो मैं कहता हूँ रोज क्लास आना है और होमवर्क ट्राई कर ले, 50%, 60%, 70% जितना हो जाए, लेकिन क्लास जनरली मिस नहीं करनी है। वो बच्चा रेगुलर क्लास आता था, है ना। और मतलब जो 2-4 महीने उसको देख के, क्योंकि हमको पता चल गया था थोड़ा डाउन है, तो उसको बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी उसकी, क्लास में डिप्रेस टाइप रहता है एकदम, हो ही नहीं रहा है मेरे से, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। चलता गया, टाइम बीतता गया, सिलेबस हो गया, ठीक है। उसका मेंस पहला ठीक गया, है ना। जैसे ही मेंस उसका ठीक गया, उसको कॉन्फिडेंस आ गया, उसको लगा कि यार अब मैं कर सकता हूँ। तो उसने फिर पढ़ाई थोड़ी सी पकड़ी, तब उसका बोर्ड आ गया, फिर वो बोर्ड में चला गया, फिर उसने मेंस 2 भी अच्छा किया, फिर अल्टीमेटली उसको बढ़िया NIT में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, उसकी 4000 कुछ रैंक है मेंस के अंदर। तो वो उसने ये बोला कि सर मैं बीच में जो 4-6 महीने मैंने खराब कर दिए ना, इस कंफ्यूजन में कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे को थोड़ा और उसी समय और लग के मेहनत करनी थी। अगर मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी रखता ना सर, तो मैं कर सकता था, कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें। तो मैंने कहा कर सकता था, इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं अगले साल करूंगा। अपने NIT भी बढ़िया है, अपनी शानदार कंप्यूटर साइंस बढ़िया है। तो ये जो रिग्रेट है ना कि मैं कर सकता था, ये नहीं रहना चाहिए। समझ गए कि मैं जो कर सकता था मैंने किया, अब जो आया ईश्वर का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। ये इंटेंशन होता है। बात समझे तुम? तो दोनों कहानी से क्या सीखा कि पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और IIT जैसे एग्जाम के लिए सारी जी जान लगानी पड़ेगी, है ना। तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। चलो चलें फिर।